बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेज़ जिसमें बहुत सारी शिकें हैं इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के हवाले से, जो इदारे हैं उनका क्या किरदार होगा, अवाम के हकूक़ के हवाले से, उनकी फ़लाह के हवाले से, उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस आईने पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हम अक्सर देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, बड़ी बदकिस्मती के साथ, कि जो भी हुकूमतें आती रही हैं बहुत सारी ऐसी तरामीम इस आइन में लाती रहीं जो कि या तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती थी या फिर उनके ओपोनेंट्स को, उनके हरीफों को नुकसान पहुंचाने के लिए आइन में तरामीम आती रहीं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी दो शिकों की बड़ी बहस चल रही है 62 और 63 के हवाले से, जो किसी भी रुकने मजलिस शूरा का जो डिस्क्वालिफिकेशन है या क्वालिफिकेशन है उसके क्राइटेरिया का तयन करती है। हमने देखा कि ऑब्वियसली इन्हीं शिकों को लेकर 1956 के आइन में या 1962 में जो था वो काफ़ी ब्रीफ थी, बड़ी यूँ कहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव इन कैरेक्टर वो शिकें थी, या उनका तयन जो है वो अच्छे तरीके से किया गया था। बेसिक चीज़ें थी जिसमें सिटीजनशिप का जिक्र है, जिसमें एज का जिक्र है, जिसमें मेंटल कैपेसिटी का जिक्र है। फिर इसी तरीके से इसको रिप्रोड्यूस जो है वो 1973 के आइन में किया गया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली शामिल होती रहीं जिस पर सवालात उठते हैं, जो कि सब्जेक्टिव हैं, जो कि मॉरल स्क्रूटनी के हवाले से हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने जो इनमें तरामीम की बहुत सारी क्लॉजेज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर दी गई। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब जनरल मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ 1999 में और 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर सामने आया, तो उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज में 3 प्रोविजंस मजीद ऐड कर दी गई थी। फिर बहरहाल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, 18वीं तरमीम उन्होंने की, लेकिन उन्होंने किसी हद तक जो मुशर्रफ साहब का इम्प्रिंट था उसको तो ख़त्म शायद कर दिया, लेकिन जो जनरल ज़िया की एक ब्रॉडर लेगेसी थी उसको शायद उन्होंने छुआ भी नहीं, और इस पर सवालात भी उठ रहे हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि इन्हीं शिकों को, और ख़ास तौर से अगर हम 62(1)F का जिक्र करें उसको सामने रखते हुए, नवाज़ शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म की नाहली हुई 2017 में, फिर जहांगीर खान तरीन साहब की नाहली हुई 2017 में ही, फिर 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है यूनानिमसली ये डिसाइड करता है कि ये जो नाहली है वो ताहयात नाहली होगी, जो बैन है ये लाइफ टाइम बैन है, फॉर लाइफ ये बैन होगा। अब आजकल जो डिस्कशन है वो ये है कि आप आइन के जो बुनियादी हकूक़ हैं कहीं ना कहीं उनकी खिलाफ वर्जी होती है जब आप किसी रुकन को ताहयात नाहल कर देते हैं, या ये कहते हैं कि आइंदा वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट या कंटेस्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया कि इस पे सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। उनका ड्राफ्ट इस वक्त मेरे सामने है, तैयार कर लिया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट उनकी जानिब से जमा कराया जाएगा, और उसमें इस्तदा भी यही की गई है कि इस पर नज़र सानी की जाए। ये जो बैन है ये फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए, कोई इसकी मुद्दत जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल आज इसी पर हम डिबेट करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ वसीम मुमताज़ मलिक साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जाहिद महमूद राजा साहब मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया। पिछले दिनों हुकूमती हलकों की जानिब से भी बड़ी डिबेट हुई, एतराज़ात उठे, कुछ वकला भी हैं जिन्होंने एतराज़ात उठाए, और एक जो सबसे बड़ा एतराज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को, मुजरिम को सियासत में वापस लाया जाए, फिर वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आपके इस मूव के बाद से ये इंप्रेशन हुकूमती हलकों ने लिया कि शायद कहीं नवाज शरीफ को वापस सियासत में लाने की राह हमवार हो रही है। जाहिद महमूद राजा साहब, आप क्यों इसके खिलाफ हैं? नहीं, मैं खिलाफ नहीं। देखिए जी, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आइन जो आपने ख़ुद सारी जो बातें बता दी कि जी आइन हमारा जो दस्तूर है ये मुक़द्दस किताब है, आप ये बताएं, और यही चीज़ें एक पैरामीटर्स को सेट किया हुआ है इन्होंने हमारे आइन में। हमारे जो अदारे हैं उनको आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा इन्होंने एक पैरामीटर दे दिया हुआ इस चीज़ के बारे में। अब 62, 63 एक में जो हम जिसकी आज बात करें, और जिसमें मेरे ख्याल ये बात चल भी ये रही है कि 62 जो क्वालिफिकेशन ऑफ है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और 63 जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अब पूरा एक ले डाउन हो चुका हुआ है। तो इसमें अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पेश आ रही है? ठीक है, देखिए
बड़ी वाज़ेह तौर पे एक चीज़ उसमें मौजूद है। आपका क्या है 62 में आपको क्या कहा जाता है कि जी एक तो वो है कि जी वो सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज जितनी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सूरत में 25 साल होनी चाहिए, सेनेट की सूरत में 30 साल होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी सादिक और अमीन, ये सादिक और अमीन अगर कह दिया गया है, सादिक अमीन से मुराद ये है कि उस बंदे को उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, ये इस वक्त जो इशू जो बना हुआ है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नाअहल करार दे दिया, ठीक है, तो उनको वो जो स्टिग्मा उन पे जो लगा था उसको वो अंडू करते हैं। जबकि फोरम मौजूद थे, उस फोरम को उन्होंने अवेल किया और उसके बाद मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं समझता हूँ कि आपको ये लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक ही है जो हुकूमत का एक इस वक्त मौका मैं ये समझ रहा हूँ हुकूमत, मेरा ख्याल है इस चीज़ पे नॉर्मली अगर ये चीज़ ऐसी कुछ चीज़ होती तो इसके इनिशिएटिव लिया जाता। अच्छा, कौन कौन से बिल ऐसे हैं जो बिल प्रेजेंट नहीं हुए और पेश हुए और जहाँ से वो मंजूर नहीं हुए, तो क्या ये ऐसा इंपॉर्टेंट बिल नहीं था? देखें इसमें इसी हुकूमत के PTI जो गवर्नमेंट है उसके आप नायल होते हैं, वो वहीं पे जहांगीर तरीन साहब जो नायल होते हैं और इसके बाद नवाज शरीफ साहब होते हैं। ये उस वक्त के मामला थे, उस पे कोई ना रिव्यू ना आया। इस लेटेस्ट स्टेज पे आना, मैं ये समझता हूँ ये कोई समझ से बात आता है। आप कहते हैं अच्छा, वसीम मुमताज़ मलिक साहब, जाहिद महमूद राजा साहब मौजूद हैं और आपने उनकी बात सुन ली है। वो कहते हैं कि स्टेज पे आना लगता है, ऐसा तासुर ये मिलता है कि नवाज शरीफ स्पेसिफिक है, वही बयान जो वज़ीर आज़म साहब ने या हुकूमत ने दिया। तो पहले तो इस एतराज़ का जवाब दे दीजिए कि ये क्यों इस वक्त बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे हलकों को लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कोई राह हमवार करने की कोशिश हो रही है? जी राजा साहब मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं। सबसे पहली बात, मैं पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि ये पर्सन स्पेसिफिक पिटीशन नहीं है। और राजा साहब तो माशाल्लाह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बार के प्रेसिडेंट हैं और इनको इस बात को बड़ा क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर्सन स्पेसिफिक पिटीशन फाइल नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बहुत पुराने रेजोल्यूशंस हैं 184(3) के हवाले से हैं। ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अपील का राइट नहीं होता और जहाँ पे अपील का राइट नहीं होता वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं और हर शहरी का राइट है कि वो अपनी एक्सरसाइज अपील की एक्सरसाइज में जाए। और ये कहना राजा साहब का कि ये टाइमिंग्स बड़े अदरवाइज हैं और ये पिटीशन जो है, पहले ये पिटीशन पढ़ ले और जब फाइल होगी इनको अंदाजा होगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। ठीक है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं सेनेटर अली जफर साहब, आपकी इस पे राय, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो 62, 63 इस पे बड़ी बहस चलती रही है। अब जब हमारी एक जमहूरी हुकूमत को मौका मिला था जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं 18वीं तरमीम की सूरत में, उस वक्त हमारे लोग इसमें तरमीम नहीं ला सके या इन शिकों को ख़त्म करने की तरफ कोई इकदाम नहीं ले सके। सो आप ज़ाहिर कानूनदान हैं, आप समझते हैं कि ये शिकें होनी चाहिए? इतना ज़्यादा जो एम्बिगुअस एक पैरामीटर सेट किए गए हैं ये आइन में होने चाहिए? जी सादिया, ये सारे मामले को मैं इस पे बहस करता हूँ। पहले जो मेरे आपके दोनों मेहमान हैं, मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी इज्जत है, बड़े अच्छे वकील हैं, उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन्होंने फरमाया, मेरा ख्याल है वो अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। लेकिन जो एक्चुअल दरअसल हकीकत है वो इस तरह है। आइन हमारा पाकिस्तान का ये कहता है कि सबसे अहम अदारा जो है हमारे इस स्ट्रक्चर में, जो स्टेट का स्ट्रक्चर होता है सादिया, उसमें सबसे अहम अदारा होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, पार्लियामेंट ही आइन बना सकता है और पार्लियामेंट ही उसमें तरमीम कर सकता है। अब पार्लियामेंट ने जब आइन बनाया, वो चाहे आप कहें कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में उसमें तरमीमें हुई, उसमें मुशर्रफ साहब के ज़माने में तरमीमें हुई, लेकिन 18वीं अमेंडमेंट में ये जो पार्लियामेंट था उसने एक फाइनल एक स्टेप ली और उसमें जो शिक्के उसने ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की तरमीम या मुशर्रफ के ज़माने की तरमीम रखनी थी वो डिलीट कर दी गई और जो रखनी चाहिए थी या अमेंडमेंट करनी चाहिए थी वो कर दी।
तो अब जो आइन आपके सामने है वो उसमें आर्टिकल 62 जो है और 63 जो है वो वही है जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है अपने बारे में। यानी पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि हमें आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और हमें डिस्क्वालीफाई इन शिकों पे कर सकते हैं। अब एक इसमें जो मामला जो डिस्प्यूट वाला इशू आया वो ये था कि अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या आप ताहयात डिस्क्वालीफाई रहते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ये मामला जब उठा, ये जब डिस्प्यूट उठा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पूरा बेंच बैठा। उस बेंच का उसमें जो वन ऑफ द लॉयर्स वो मैं भी था। उस बेंच ने बहस सुनी, बड़े दिन सुनी बहस, और उस बहस में ये एक तरफ से आर्गुमेंट थी कि नहीं ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये 7 साल की होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक बहस चली कि ये 3 साल की होती है आइन के मुताबिक, और तीसरी तरफ ये बहस थी कि नहीं आइन में ये साफ लिखा है कि ये जो है वो ताहयात ये डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्टीमेटली सारी बहस सुनने के बाद कहा कि जो प्रॉपर जो करेक्ट जो असल दुरुस्त तशरीह है आइन की वो ये है कि आइन में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं 62-63 के तहत तो उसके बाद आप ताहयात आप डिस्क्वालीफाइड ही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस शिक में, इस आइन की इस शिक में, इस कंडीशन में अगर कोई तरमीम करनी है, अगर उसमें तब्दीली करनी है तो वो पार्लियामेंट कर सकता है जब मर्जी चाहे। वो जजमेंट को आज आए हुए 2-3 साल हो गए, बिल्कुल लेकिन पार्लियामेंट ने उसमें किसी किस्म की तरमीम, मैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन का चेयरपर्सन हूं सेनेट में, किसी किस्म की तरमीम किसी ने सजेस्ट नहीं की कि इसमें आर्टिकल में इसको कन्वर्ट करके ताहयाती से जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको आप, मुझे याद है उस टाइम पे इसी पे वो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने भी कहा था कि आज इस पर जो डिबेट कर रहे हैं लोग वो सामने खड़े हुए वो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं और इन्होंने इसमें तरमीम नहीं की थी, दे एक्चुअली चोज नॉट टू डू इट, तो आज फिर वो किस चीज का शिकवा कर रहे हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आपकी पर्सनल ओपिनियन सेनेटर साहब, ये ताहयात वाली चीज ठीक है या नहीं है? क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वसीम साहब से आगे जाके इसमें पूछेंगे भी, ये उनकी पिटीशन मेरे सामने है, इसमें इन्होंने हवाला दिया है रिपेंटेंस का, फॉरगिवनेस का, कि ये इस्लाम में भी तौबा का और माफी का दरवाजा खुला है, तो फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अगर सामने रखें तो यहाँ क्यों नहीं माफी मिल सकती? जी, अब मैं उस पर आता हूँ। सो बेसिकली जो तशरीह है इस वक्त, जो आइन है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आइन इस वक्त ये कहता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो ये कह रही है कि इसमें माफी का भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप एक अगर आप अपनी सजा काट लें, अगर 7 साल का आपको कैद हुई है, आपने कैद भी गुजार ली, तो उसके बाद आपको डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जानी चाहिए। ये सारी बहसें जो हैं, ये सारी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बड़ी अच्छी बहस है, बहुत दुरुस्त बहस है, लेकिन ये बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। अच्छा। और हमारा काम नहीं है कि हम आइन को तब्दील कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जब राब्ता कर रही है सुप्रीम कोर्ट को और कह रही है कि आप आइन में ये तरमीम करें क्योंकि ताहयात नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन इसको रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को समझना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम नहीं कर सकता। ये अगर बात करनी है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को पार्लियामेंट में मामला लेके आना चाहिए। जाहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वसीम साहब की जानिब जानती हूँ, आपने कहा कि उनको ये समझना होगा सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मैं अपने बड़े भाई अली जफर साहब की बात को लेते हुए जी, बात यह है कि जी कि आप यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जी कि इनकी रिपेंटेंस जो है माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी कर दें, या जो हुआ सजा काट ली। आप एक देखेंगे, एक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, जो बंदा है उसको कहीं सजा होती है कि मिसकंडक्ट में होती है, दे वर बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस, क्या वो माफ़ी मांगने से वो वापस आ जाएगा? ठीक है,
ये और ये जो बड़ी सीर हैसल पर जो बात की है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के बारे में। कोर्ट में बड़े इन डिटेल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ था। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है जो जिसको सज़ा मिले उसको, मुझे पता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बड़ा आसान सा तरीका होगा कि आप करें, गुनाह करें, सज़ा कोई ऑफेंस करें, ये चीज़ करें। अब इतने बड़े अदारे का एक उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे किया कि देवर उन्हें सादिक और अमीन नहीं किया। अगर उन्हें नहीं किया तो अब वो किस स्टेज में वो रिपेंटेंस के कि मुझे माफ़ी हो जाए और मैं इस पर मुझे वापस ले आए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या उस मुलाजिम की, जो मुलाजिम गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसको सजा होती है, और क्या उस तो आप कह रहे हैं कि ये रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस के जुमरे में नहीं आता? इसमें जिसने अभी कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली यूनानिमसली कहा कि ये ताहयात है, बट ये बार बार बात की जा रही है। अली जफर साहब का ये जुमला, क्योंकि उन्होंने कहा कि आइन में ये है कि ताहयात है, वो इससे डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं आइन में सजा का तायुन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं पे भी मेंशन नहीं, सजा नहीं है, 5 साल नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है, इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कर। अच्छा वसीम मुमताज मलिक साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब, आपका जवाब मैंने लेना है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर इस पे आपका जवाब जानेंगे। जो अली जफर साहब ने बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को समझना चाहिए। विल टॉक अबाउट दिस राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वसीम मलिक साहब, आपने दोनों की बात सुनी। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर अली जफर साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अब काम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये डिसीजन आ चुका है यूनानिमसली के ताहयात नाअहली होगी। इस पे जरा आपका रिस्पॉन्स पहले तो। जी मैं सबसे पहले तो अली भाई मेरे सदर हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। शायद अली भाई को याद हो कि सुप्रीम कोर्ट की अर्लियर रेजोल्यूशंस भी हैं कि 184(3) में अपील का राइट होना चाहिए। इस पे मेरा ख्याल अली भाई को कोई इतराज़ नहीं मेरी बात पे हो सकता। सेकेंडली अली भाई ने ये बात की कि पार्लियामेंट जो है उसके पास इख्तियार हैं, बिल्कुल हैं, और पार्लियामेंट ही सबसे सुपीरियर अदारा है इस मुल्क का, जो आइन की तशरीह भी कर सकता है, आइन जो अमेंडमेंट्स हैं और आइन को बना सकता है। बात यह है कि 18th अमेंडमेंट की बात अली भाई ने की। 18th अमेंडमेंट जब आई तब सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस चलता रहा 17 मेंबर्स बेंच में। वहाँ पे भी अली भाई पेश होते रहे, मैं भी पेश होता रहा। उस बेंच में जब 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजेस अपॉइंटमेंट वाले के मैटर में पार्लियामेंट को रेफर किया, और जो भी रिक्वायरमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और फिर पार्लियामेंट से वर्डिक्ट लिया गया। उसके बाद सेगेट एग्जाम्पल कुछ देर पहले अभी आर्मी चीफ साहब के हवाले से जो बात थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रेफर किया। जी बात यहाँ पे ये है कि मुझे तो आइन में कहीं ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें ये हो कि ताहयात जो है वो होगी, नाअहली होगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट मेरा भी यही सवाल था कि कहीं किसी एक शेक में ये नहीं लिखा हुआ कि साल की नाअहली होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इंटरप्रेट तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ताहयात। देखें बात यह है कि एक ट्रायल कोर्ट जब कोई कन्विक्ट करती है किसी को, तो ट्रायल कोर्ट ने देखना होता है कि इस सेक्शंस के मुताबिक कि सज़ा का क्या उसमें जो पैरामीटर है उसकी बेसिस पे। अब जो आइन में अगर उसका कोई पैरामीटर तय ही नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कैसे ये पैरामीटर तय कर सकती है कि किसी बंदे को लाइफ टाइम नाअहल कर दिया जाए। सो
दूसरी बात ये है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैं ये समझूंगा कि अली भाई भी इसका जवाब अगर दे दें मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। कहाँ लिखा है 62(1)(f) में कि सादिक का लफ्ज? हर दफा ये बात होती है सादिक और अमीन। मुझे बता दें कि आइन के 62(1)(f) में कहाँ सादिक लिखा है? एक डेक्लेरेशन की बात होती है कि एक सिविल कोर्ट अगर वहां पे आप डेक्लेरेशन लेते हैं तो आप उसको चैलेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी ऑनेस्ट के ना, सादिक और अमीन नहीं है। ऑनेस्ट इज डिफरेंट थिंग, सादिक इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। और अगर एक सिविल कोर्ट के पास आप डेक्लेरेशन के लिए जाते हैं, सिविल कोर्ट डेक्लेरेशन देती है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, अगर वो उसका डेक्लेरेशन खत्म कर देते हैं सिविल कोर्ट, तो क्या यहाँ पे जिस बंदे के खिलाफ 184(3) में प्रोसीडिंग की जाती है, क्या उसको राइट नहीं है कि वो अपील फाइल करे? उसका फेयर ट्रायल का राइट नहीं? दैट इज एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 10A। दैट इज क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट एनी 84(3) की प्रोसीडिंग्स में और आर्टिकल 10A में। जी जी बिल्कुल सही है। सेनेटर अली जफर साहब, पहले इस पे जरा बता दीजिए 184(3) के तहत क्या वाकई किसी का हक नहीं है कि वो अपील कर सके? और साथ ये जो इन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, और दूसरा एक बार बार ये इसमें आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई सजा का तयन जो है वो जुर्म के हिसाब से हो। अगर किसी का जुर्म छोटा है तो आप उसको भी ताहयात नाअहल कर देते हैं, और अगर जुर्म बड़ा है तो भी वही सजा भुगते। सो इसमें आपको लगता है कि वजन है इनके इन दलाइल में? एंड अगेन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि कितने अरसे की नाहली होगी इन शिकों के अंदर आइन के। जी सादिया, बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आर्टिकल 184(3) जिसको आप सुओ मोटो जुरिसडिक्शन भी कहते हैं, क्या उसकी अगर कोई फैसला हो जाए तो उसके खिलाफ अपील की गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं? मैं बड़े अरसे से ये मौक़िफ़ रखता हूँ, और बिल्कुल वसीम ने सही फरमाया कि जब मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का, उस वक्त भी हमने ये रेजोल्यूशन पास की थी, और वो ये है कि आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक होना चाहिए। ये पार्लियामेंट की कमजोरी है कि पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम नहीं की और ये एक हक नहीं दिया लोगों को कि अगर कोई फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल सही 84 किस्मती से इस वक्त जो पूछे वो कानून भी आइन भी यही है कि अपील होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है। अब एस्पेक्ट नाअहली जो है, क्या आइन के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं है, ये मामला दोनों तरफ से बहस हुई। जिस तरह मैंने कहा, जो आप आर्गुमेंट दे रही हैं, आप बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट दे रहे हैं, वसीम साहब जो दे रहे हैं सारे बिल्कुल अपनी दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये एक बहस है, वो बहस हमने सुनी भी, करी भी। इस तरह दूसरी तरफ से ये बहस है कि भाई अगर आइन में लिखना चाहिए, अगर उसको लिमिट करना था तो आइन को कहना चाहिए था कि ये ताहयात नहीं होगी, ये 7 साल तक होगी। ये सारी बहसें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तशरीह कर दी। अब मैं और आप बेशक इस पे बहस कर सकते हैं कि वो तशरीह गलत है या सही है या दुरुस्त है या इस तरह होनी चाहिए, लेकिन अब वो हो गया फैसला, उसकी एक तशरीह हो गई। इसका मतलब आइन अब ये कहता है, कानून हमारा ये बड़ा वाज़ेह है इस वक्त आइन के तहत, कि आइन ये कहता है कि ताहयात आपको डिस्क्वालिफिकेशन है। अब अगर आइन ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आइन ये कहता है, और हमें मानना पड़ेगा क्योंकि यही कानून हमें सिखाता है कि हमें तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट कह दे वो मानना है, तो फिर इसको अमेंड सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसको अमेंड जो है, इस आइन की शिक में तरमीम करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में पार्लियामेंट का हक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल हक नहीं है, किसी अदालत के पास हक नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूशन के पास हक नहीं है। सिर्फ आइन के तहत 2/3 मेजॉरिटी के बाद पार्लियामेंट ही इस पे अमेंडमेंट कर सकता है। पार्लियामेंट अगर चाहता है कि इसको
ताहयात से उसको 7 बिल्कुल साल सही है। करना है, वो कर आपने कहा देगा। कि ये सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामान ही कर सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना भी नहीं चाहिए, इसको रिव्यू में लेकर नहीं जाना चाहिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जाहिद साहब, मैं देखें ये हम बार बार अभी आपने जिस तरह से कहा कि आइन में वो सेनेट के लिए ये मुद्दत उम्र की हद है और हमारे कौमी असम्बली के लिए ये है। अब जिन चीज़ों पर बहस हो रही है, जिनको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एम्बिग्यूअस हैं, ये चीज़ें आप कहते हैं कि जी वो दैट पर्सन शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, commonly known and should be not known as one who violates Islamic injunctions. ठीक है, अभी वसीम मलिक साहब ने बात की कि कहाँ पे सादिक और अमीन का वर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑनेस्ट एंड अमीन लिखा हुआ है, सगेशियस लिखा हुआ है, राइटियस लिखा हुआ है, नॉन प्रॉफिलिगेट लिखा हुआ है, फिर ये भी लिखा है कि एडिक्वेट नॉलेज हो उसको इस्लामिक टीचिंग्स का, प्रैक्टिसेस, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़। मुझे बताएं कि राइटियस, सगेशियस या फिर हम कह रहे हैं ऑनेस्ट एंड अमीन, ये तो पार्लियामान वालों ने, हमारे मेंबरान ने एक आइन बना दिया, ये लिख दिया, फिर उसकी उन्होंने भी तशरीह नहीं की। जिनके पास हम तशरीह के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी इन चीज़ों पे आपको ये ज़रूर बता दिया कि ताहयात नाअहली है, बट इसका तयन कौन करेगा कि वाकई दैट पर्सन इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर। ये मुझे बताएं कि बंदा बशर आप मुमकिन है कि हमारे पार्लियामान में बैठे किसी शख्स ने आज तक वो बिल्कुल आप कहें कि जी बड़े अच्छे किरदार के भी हैं, कहीं किसी की कोई गलती नहीं होगी, आला किरदार, ये तो हम सब गुनाहगार हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। फिर मैं Who's going to decide all this? मैं ये बताऊं कि जो अली भाई ने बात की है, बात सही है कि जहाँ वैसे तो आपको हम बाउंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे जिस तरह और जैसे है। अब जहाँ कहीं इबहाम होगा तो उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, ये एडमिटेड फैक्ट है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और जब तक पार्लियामेंट उसको अनडू नहीं करता या उसमें लेजिस्लेशन नहीं कर लेता तो वो प्रिवेल करेगा। ठीक हो गया। अब बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, फुल बेंच ने ये डिसाइड कर दिया कि जनाब जो ऐसा जो सादिक अमीन, जो ऑनेस्ट भी सादिक है। अब सादिक का मतलब ये है कि ऐसे DIQ लिखना वो नहीं, ऑनेस्ट मीन सादिक। ठीक हो गया। अच्छा। सादिक और अमीन के बारे में ये स्पेसिफाइड क्लास लिखी है जो 63F में जो मेंशन हुई है। जब ये लिख दी गई हुई है तो इसकी जो वायलेशन हुई तो उनको जब उसके क्राइटेरिया तय किया गया, वो तय ये हुआ कि जी इसकी जो 2018 में इसके फुल बेंच ने डिसाइड कर दिया कि इसकी लाइफ इम्प्रिजन, इसकी सज़ा ताहयात हो नाअहली होगी। अब इसके लिए मेरा ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपकी पार्लियामेंट थी कि दे शुड गो टू द पार्लियामेंट फॉर द लेजिस्लेशन, न्यू लेजिस्लेशन, अगर उनको वो जरूरत हो। और मैं एक चीज पार्लियामान का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, अगर वो कुछ चीज मैं यही बात है वो अभी मुझे ये देखिए, PMLN को लगा था कि नहीं हम इसकी आड़ में नहीं आ गए, वो इसकी आड़ में आ गए। मैं आपकी बात से वसीम भाई ने ये बात की थी, इस पर्सनल स्पेसिफिक बात ये कि सुप्रीम कोर्ट, अली भाई भी सदर रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे एक हमारा है ये जो रजीम है जो आज जिन्होंने आज किए, यही आज से 2-3 साल पहले भी यही लोग जो थे इसी सुप्रीम कोर्ट में से दूर थे। ये उस वक्त ये क्यों नहीं किया गया, ये अगर उस वक्त की ज़रूरत थी, अच्छा। आज क्यों है इस चीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी का जो हल जो है वो पार्लियामेंट के पास मौजूद है और पार्लियामेंट में जाना चाहिए इन्हें। अच्छा चलें, वसीम मलिक साहब ये टाइम पे जरा वापस बात आ गई है। वो कह रहे हैं कि अगर यही पर्सन स्पेसिफिक ना होता, नवाज शरीफ साहब के लिए ना होता, तो 2018 में ये फैसला आया था, उसके बाद से क्यों नहीं किया गया, 22 शुरू हो गया, अब क्यों ख्याल आ रहा है जब 23 में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं? जी अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं अली भाई की बात को लेके आगे चलूंगा, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात की कि ये पार्लियामेंट का काम है। बिल्कुल ये पार्लियामेंट का काम है। मैं ये समझता हूं कि अली भाई ने मेरी उस बात का बड़ा क्लियर जवाब दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ये डिटरमिन करता अगर आइन में या किसी आर्टिकल में या किसी सेक्शन में इसका तयन नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट तब ही इस मैटर को पार्लियामेंट में भेज सकता था। जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट वाले मैटर्स में भी इंटरवीन करके पार्लियामेंट को कहा, अभी एक्सटेंशन के वाले मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और पार्लियामेंट को कहा, और इस मैटर में भी वो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये कह सकता था। अच्छा, अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तशरीह कर दी
तशरीह करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये तब से बल्कि उससे पहले से इस बात पे बहुत क्लैरिटी के साथ आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है 184(3) में प्रोसीडिंग्स में किस हद तक जा सकता है। अब बात यह है कि अगर अब हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यही बात लेके कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कोई एरर है, कोई गलती है, तो उसको दुरुस्त किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ड्यूटी है कि जब वो देखे कि कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट के राइट्स हैं उनको तो नहीं ले लिया इस जजमेंट में। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में पार्लियामेंट के राइट्स को लिया है, और जो पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए था, अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये गलत तशरीह की है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत तशरीह की है, और इसमें हमें जरूरत महसूस हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। दूसरा, जाहिद साहब ने कहा जी कि फुल बेंच, ये फुल बेंच नहीं है, ये लार्जर बेंच। पहले क्यों नहीं किया जी? ये भी उन्होंने कहा पहले बेंच फुल कोर्ट, या तो फुल कोर्ट होता जी 70 जजेस होते। टाइम पे इतराज की बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहां पे बहुत ज्यादा क्लियर प्रॉब्लम है कि बार बार कहने के बावजूद कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इस बात को खुदारा छोड़ दें कि ये किसी के लिए किया जा रहा है। ये एक आइन की बाकायदा तशरीह की जरूरत है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहती है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आया है जिसको वो खुद रिव्यू करे। हम सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहे। ठीक है, आपने ये जो भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये डिसीजन ले लिया, और आपने अली जफर साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि बिल्कुल सही, ये पार्लियामान का ही इख्तियार है, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास था, इसमें इबाहम मौजूद था, तो पार्लियामान को वापस भेज देते और उनसे कहते कि इसमें वजाहत लेकर आए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी और उन्होंने पार्लियामान का इख्तियार उस वक्त अपनाते हुए ये फैसला कर दिया जो आपकी नजर में गलत है। मुझे इस पे मजीद बात करनी है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर अली जफर साहब, ये बताइए कि जब हम ये ऑब्वियसली मॉरल स्क्रूटनी की बात करते हैं, या एक जो माजी की जुडिशरी आई थी, जो रिस्टोर्ड जुडिशरी थी, उसने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए 63(1) के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी नाहल हुए, फिर 63(1) के तहत बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो डुअल नेशनैलिटी पे नाहल हुए, फिर 2013 के जनरल इलेक्शन में ख़ास तौर से जो हमने उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका किरदार देखा था, जिस अंदाज में उन्होंने 62 को और 63 को इस्तेमाल किया टू इम्पोज आई वुड से देयर ओन मॉरल फुटप्रिंट। तो क्या उसका सद्देबाब कहीं होना नहीं चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जब ये सारी बहसें हुई थी तो जिस तरह वसीम साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह का मामला हो जिसमें अमेंडमेंट आइन की बात हो या कोई तरमीम आइन में ज़रूरी हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देता है और कहता है कि मामला पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही इसको डिबेट करके फैसला करे। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे मुताबिक अब आइन ये बात कर रहा है, इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया। तो अगर पार्लियामेंट चाहता है कि इसको रिव्यू करे या इसमें अमेंड करे या इसमें कोई टाइम पीरियड देना है, तो पार्लियामेंट में आप जाके ये डिबेट करें, और पार्लियामेंट अगर समझता है अपनी राय में कि ऐसा कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए, आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो कर देगा। तो इसलिए ये कहना कि होना चाहिए या नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक आइन में 62 में बहुत सारे एम्बिग्विटीज हैं, बहुत सारे अभाम हैं जो कि दुरुस्त होने की जरूरत है। मसलन एक अभाम यह है कि कौन फैसला करेगा कि सादिक और अमीन
कौन है या कौन नहीं है। और ये अगर आप अदालतों पे छोड़ देंगे सब्जेक्टिव डिसीजन, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया जाएगा, तो फिर इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी और कल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है पार्लियामेंट को किसी गलत फैसले से। ये भी बहस हुई थी। तो पार्लियामेंट में अदालत ने ये हमें उस वक्त ये कहा था कि जनाब, अगर आपके ख्याल से अभाम है और ये नहीं होना चाहिए तो पार्लियामेंट क्यों नहीं इसमें तब्दीली कर देता, क्लैरिफाई कर दे, इसको निकाल दे, इसमें तब्दीली कर दे, इसको बता दे कि किस तरह फैसला होगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो ऑथर है, जिसने आइन बनाया, आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उसमें टाइम जो है वो मेंशन नहीं था, तो इसलिए इसको फॉर लाइफ किया गया। बट बाद में कहा गया कि अगर ये इबाम है तो इसको पार्लियामान निकाल दे। वसीम साहब बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि फैसला वो खुद ना करते, वो पार्लियामान को भेज देते कि जी आप देख लें। नहीं, वो ये नहीं हो सकता। देखें, फैसला तो उनको करना था कि आइन की तशरीह क्या है, क्योंकि आइन में ये लिखा है कि तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है जी। तो आइन में उन्होंने कहा, जब ये बहस की गई कि इसको लिमिट करें, आप 7 साल पे लिमिट करें, 8 साल पे करें, 3 साल पे करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें ये दिखा दें आप कि ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि ये लिमिट है। अगर आइन में लिखा हुआ है तो हम पाबंद हैं, लेकिन हम खुद नहीं इसको डाल सकते इस चीज को। ये अगर कोई डालनी है कंडीशन, अगर टाइम पीरियड फिक्स करना है तो ये पार्लियामेंट का ही काम है। क्योंकि मेरी नजर में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जी, वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट के पास 3 साल थे। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं इस चीज के बारे में। ठीक है कि वहां पे मेंशन नहीं था जो अली साहब कह रहे हैं। एग्जैक्टली, देखें इसमें नहीं आप बात। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जब इसको उन्होंने जब डिसाइड कर दिया, वंस इट इज बीन डिसाइडेड कि लाइफ टाइम है, तो देन इट इज द अल्टीमेट ऑप्शन के जी वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जाए और ये इसके बारे में कोर्ट को कहे कि जी आप इसको क्या करना चाहते हैं। कल भी अब जो अभी ये आर्गूमेंट्स के बाद भी अगर से यही कहते हैं तो मामला फिर वापस जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट उसके पार्लियामेंट के पास जाएगा और पार्लियामेंट ही ये इस चीज़ के बारे में डिसाइड करेगी कि जी तो ये लेजिस्लेशन अगर वो वहाँ कर लेते तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत पेश ना आती इस चीज़ के बारे में। लेकिन अभी ये जाते हैं, ये पिटीशन ऑब्वियसली सबमिट होगी, तो आपको लगता है कि ये भी हो सकता है कि वो टेकअप ही ना करें? ये तो मतलब ज़ाहिर उनका है, इसका डिसीजन है, लेकिन आपको अभी मैं थोड़ा सा इसमें मैं बताऊंगा आपको, अगर छोटी सी मैं बात परमिशन आली भाई, इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें ये जो टाइम बन रहा है इस चीज़ के बारे में, ये उमरता बंदियाल साहब ने जो इसकी जो है नाइली को तहयात नाइली को उस बेंच में वो हिस्सा थे और उसमें उनका ये एक्चुअली ऑथर्ड दिस 52 पेज रूलिंग। अगर वो दिए, अगर कल यही आते हैं तो डू यू थिंक सही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वसीम मलिक साहब। बंदयाल साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस, वो तो अपना माइंड ऑलरेडी बता चुके हैं, उन्होंने जस्टिफाई किया ये ताहयात नाहली को परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन उनकी नज़र में होनी चाहिए थी इन शिकों की बुनियाद पे। सो वो ये कह रहे हैं कि फिर वे वुड यो दिस पिटीशन स्टैंड। देखें, इस बात से पहले मैं अप्रिशिएट करता हूं अली भाई को कि उन्होंने बिल एक कानूनदान होने के हवाले से बात की और वही बात उन्होंने की कि पार्लियामेंट के पास ही जाना था। मेरी बात यहाँ पे स्ट्रेंथन होती है इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट को तब ये चाहिए था, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले किसी को सज़ा दे दें और उसके बाद भेजें कि इसमें कानून में ठीक कर लें। बात यह है कि उस बात को अली भाई ने स्ट्रेंथन कर दिया कि ये पार्लियामेंट का काम था और पार्लियामेंट ने करना था। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनमें उसके साथ उनको प्रोटेक्शन हासिल है तो फिर उसमें बहुत हर्डली डिसीजंस लेने चाहिए। जहाँ तक जाहिद साहब की बात है कि जाहिद साहब ने कहा कि बंदयाल साहब उस बेंच में हैं, बंदयाल साहब अब चीफ भी बनने वाले हैं। बात ये नहीं होती, हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केसेस अगर कोई डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस के खिलाफ हम रिव्यू में जाते हैं, हम अपील्स फाइल करते हैं तो कोर्ट्स कंसिडर करती हैं। ये कहना कि ये जज साहिबान जो थे पहले बेंच में थे, एक नई बात सामने, एक नई इंटरप्रिटेशन के साथ सामने आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर भी करेगी। और जहां तक अभी बात हो रही थी 61-62 के हवाले से, तो मैं आपको एक और बात बड़ी शॉर्टली क्लियर करता जाऊं कि हमारा एक कानून है रूपा,
उसमें जिसके मुताबिक हम प्रोसीड करते हैं कि जो इलेक्शन में आने वाले लोगों की डेक्लेरेशन, उसमें जब डेक्लेरेशन इलेक्शन से पहले एक होता है, उसमें एक सेक्शन है जिसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ कि एट एनी स्टेज उसके टेन्योर में कोई चीज़ उसके खिलाफ सामने आती है तो फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। मैं तो बेटर ये समझता था कि कोई भी मेंबर हो पार्लियामेंट का, अगर उसके खिलाफ इस तरह की कोई बेस्ट डेक्लेरेशन है तो उसका मैटर प्रोसीड करना है इलेक्शन कमीशन ने, देयर आफ्टर उसके पास अपील का राइट होगा, वो आगे जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कवर किया गया है, अली भाई ने भी ये कहा कि 61-62 में बहुत सारी चीजें ठीक करने वाली हैं, तो बात तो क्लैरिटी के साथ आ गई, चीजें तो ठीक होने वाली हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पिटीशन में जाना, स्टेप फॉरवर्ड करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड जो लॉ की प्रोसीडिंग्स हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को। सही है। अच्छा, वैसे ये सबमिट कब करवा रहे हैं वसीम साहब? ये 2-3 रोज़ में हो जाएगी इंशाल्लाह। 2-3 रोज में हो जाएगा। अच्छा, वैसे सेनेटर अली ज़फ़र साहब, ये बंदयाल साहब के हवाले से जो बात की, ऑब्वियसली फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं अब, ये 52 पेज रूलिंग जिसका हम कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली जस्टिफाई किया परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन को। वसीम मलिक साहब की इस बात पे ज़रा कमेंट चाहूँगी कि ऑब्वियसली एक नया केस होगा, नए आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नए दलाइल होंगे, तो एक जज ने माजी में एक ही चीज़ पे अपना जब माइंड दे दिया हो, बता दिया हो, तो वो आगे जाके फिर तब्दील भी हो सकता है। देखिए, माइंड तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक इस केस में तो कोई जान नहीं नजर आती मुझे। ये केस ऑलरेडी डिसाइडेड है, खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा। इसको जिस तरह मैंने कहा कि ये मामला, मेरी सजेशन ये होगी सुप्रीम कोर्ट बार को कि ये मामला अगर कमेटी के सामने, पार्लियामेंट के सामने पेश करें, इसको कंसिडर करें, रिक्वेस्ट करें, तो पार्लियामेंट देखेगा। ये पार्लियामेंट का काम है। चलें, आप कहते हैं कि आपको इसमें जान नजर नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट जाने का फायदा नहीं है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, वसीम मुमताज़ मलिक साहब, ज़ाहिद महमूद राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।